Very good morning, everyone. This is the second video for the upcoming examination, a special TET. 6 शेड्यूल टेट के लिए दूसरा वीडियो है जो बेस करेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे यहाँ पर असम रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। इस प्रकार के मूवमेंट में असम का क्या, असम की भूमिका, असम पे कौन कौन लोग यहाँ पर इस आंदोलन को यहाँ पर चलाए और कैसे कैसे हुआ, इन्फॉर्मेशन, डेट्स एंड फैक्ट्स हम सारा देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कलम और कॉपी लेकर बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज द वे जब हम कोई वीडियो देखते हैं, अगर उसको हम लिख लेते हैं, व्हाट हैपेंस लाइक वी डोंट हैव टू लर्न इट अगेन एंड अगेन, रीड इट अगेन एंड अगेन। हमें आराम से याद रह जाता है अगर उसको हम लिख लेते हैं। लिखने से हमें याद रहता है, हमें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती यार। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे करीबन 24 MCQ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। MCQ के साथ साथ आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन हल्का हल्का करके जाऊंगा ताकि आपको जरूरी पॉइंट्स याद रहे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय फेसबुक पेज प्रसेनजीत दास एंड लर्न इंग्लिश एज वेल। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस आर इजी, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन मैं पूछूंगा पहला, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चंस में हम जाएंगे। और पहला हो गया मैच द कॉलम। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया जाता है एग्जामिनेशन में। हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें अपना स्मार्ट आइडिया और दिमाग लगाना है। इनमें से जो एक आंसर हमें मालूम है, हमें पूरा जानने की जरूरत नहीं है। जो मेन आंसर है, जो भी एक हो ना, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर होगी। जैसे इनमें से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 पे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। अभी हमें देखिए ए का डी यानी ए का 4 कहाँ पर है, ए का 4 कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में। तो बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं श्योर हूं कि मुझे एक नंबर मुझे मालूम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 यानी ए का 4। ए का 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पे A4 है, बाकी किसी में नहीं है। तो मैं बाकी क्यों देखूं, आंसर सॉल्व हो गया। हाँ, इसको अभी आप मार्क करके बाकी देख लीजिएगा, नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप चेक कर लीजिए, आपको इजीली याद रहेगा। फॉर एग्जांपल B1 यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, 1 यानी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 स्वाधीनता आंदोलन का ये आखिरी आंदोलन था। उसके बाद आया C2, सी यानी स्वदेशी मूवमेंट, जो इन सभी मूवमेंट से पहले हुआ था, दैट इज 1905 बंगाल डिवीजन जो हुआ था। उसके बाद आया D3, डी यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। तो वेरी सिंपल, हमें इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। शॉर्टकट एक इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। किस प्रकार हम, अगर एक आंसर को मालूम है तो बाकी किस प्रकार हम एलिमिनेट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई एक बड़ा फेमस है, मरो या मारो। गांधी जी ने कौन से आंदोलन के समय में बताया था। इसमें कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करेगा, वेरी सिंपल, मेमोरी पे ऊपर है ये। अगर आपको मालूम है तो मालूम है, सिंपल याद कर लीजिए। डू और डाई कब कहा था उन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इन्होंने कहा था डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मरो या मारो, गांधी जी ने यह स्लोगन दिया था। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ वाज अगस्त क्रांति मैदान नोन बिफोर गांधी जी डिक्लेयर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस। अर्थात हमें यहाँ पे जानने की जरूरत क्या क्या है, क्योंकि ये कंप्लीटली फैक्चुअल है, फैक्ट है, इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। अगस्त क्रांति मैदान हमें आराम से मालूम पड़ता था, क्योंकि यहीं से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी आंदोलन को ऐलान किया था, डिक्लेयर किया था। तो इसको अगस्त से हमें कैसे याद रहेगा, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का और एक नाम है जिसको हम लोग अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये 8 और 9 तारीख यानी 8 अगस्त को रेजोल्यूशन दिया था, 9 तारीख को उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था आंदोलन, 8 और 9 दोनों तारीख को अगस्त महीने की। इसीलिए इसको हम लोग अगस्त रेजोल्यूशन और अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। तो अगस्त मूवमेंट कहते हैं, दैट मीन्स अगस्त यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया अगस्त क्रांति मैदान। ये कहां पर है, ये जगह हमें मालूम है क्योंकि ये बॉम्बे में हुआ था। पहले हम उसको बॉम्बे कहते थे, अभी इसको मुंबई है, पहले उसको बॉम्बे में ये जगह है। तो अभी ऑप्शंस बड़ा देखिए, ग्वालियर टैंक है, या फिर बॉम्बे टैंक, या फिर ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे, और कोलकाता मैदान। पहला देखिए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में कोलकाता देखकर मेरा दिमाग में बत्ती मारेगा। कोलकाता नाम तो ये रिसेंटली हुआ है, यानी 10-15 साल पहले, और हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन से पहले, तब उसका नाम कैलकाटा था। दैट मीन्स ये तो है ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आया ग्वालियर, ग्वालियर की बात हो नहीं रही क्योंकि हम यहाँ पे बॉम्बे की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी और सी पे आ गया। तो बॉम्बे टैंक नाम का कोई जगह नहीं है, लेकिन एक ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे एक जगह है जिसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। इसी जगह पर उन्होंने आंदोलन अनाउंस किया था, जिसके कारण उसको अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द मूवमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। एक 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ्रॉम गोहपुर, असम का एक जगह है गोहपुर, जहां पर एक 14 साल की लड़की पुलिस फायरिंग पे, ब्रिटिश पुलिस फायरिंग पे उसको एक गोली लगी एंड शी डाइड। तो शी वाज द फर्स्ट फीमेल मार्टियर फ्रॉम असम।
एक बहुत कम उम्र की लड़की जो असम से आंदोलन के दौरान गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो उनको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे आंसर याद रखें? लीला बोरुआ या फिर कनकलता बोरुआ, फुलेश्वरी देवी या फिर सिस्टर निवेदिता। ऑब्वियसली सिस्टर निवेदिता को अगर हम देखें तो शी वाज नॉट किल्ड इन द पुलिस फायरिंग, तो ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। बचा कनकलता बोरुआ, लीला बोरुआ और फुलेश्वरी देवी। फुलेश्वरी देवी नाम का कोई इतिहास में कनेक्टेड है नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। बचा लीला बोरुआ और कनकलता बोरुआ। तो हमें इस नाम को फैक्ट के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। याद रखिए 14 साल की लड़की जो इस आंदोलन के समय अगर कोई पुलिस फायरिंग पे मरी है, वो हो गई कनकलता बोरुआ ऑफ गोहपुर। वो गोहपुर की है, जहां पर एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफी जगह पर आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश के खिलाफ पिकेटिंग की और आंदोलन किया। उस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने बहुत जगह पर रिप्रेशन चालू किया था। ऐसे कुछ जगह है जैसे कि पाथरकुची, इसको आप लिख कर रख सकते हैं। पाथरकुची जो बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। फकीराग्राम जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, फकीराग्राम। उसके बाद ढेकियाजुली एंड गोहपुर, बोथ दोरोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ढेकियाजुली और गोहपुर, यहां पर भी ब्रिटिश पुलिस ने फायरिंग की। इस फायरिंग पे 14 साल की एक लड़की, याद रखना ये जरूरी है कि वो 14 साल की थी। इस उम्र में कनकलता बोरुआ पुलिस फायरिंग पे मारी गई। तो शी वाज द यंगेस्ट मार्टियर and you can say during the Quit India movement in Assam, and first female martyr in this one in Assam during freedom struggle in Assam। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी चीज जो मैंने कहा था, आप अगर पोस्ट करके आप दोबारा उसको लिख कर रखिए, बहुत काम आएगा ये। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द ओनली मार्टियर टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एकमात्र जो मार्टियर है जिसको फांसी दी गई, कनकलता बोरुआ, याद रखिए उनको गोली लगी थी और ये फांसी दी गई थी, बस एक ही है। वो कौन था? ऑप्शंस देखिए, कनकलता बोरुआ ऑब्वियसली शी वाज शॉट डेथ, तो ये नाम हट गया। खुदीराम बोस यहां से है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद ज्योति प्रसाद अग्रवाला, नो ही वाज नॉट किल्ड। तो बचे कौन? कुशल कुंवर। अगर हम हिंदी में और इंग्लिश में पढ़े तो हमारी भाषा में पढ़े तो कुशल कुंवर, लेकिन असमिया में जब पढ़ेंगे कुखोल कुंवर। तो ये हो गया, कुखोल कुंवर हो गए, जो एक जगह है सरुपत्थर के आसपास, वहां पे ट्रेन डिरेलमेंट के केस पे ब्रिटिश पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। ट्रेन डिरेलमेंट यानी जिस ट्रेन से ब्रिटिश लोग अपने असला या फिर सोल्जर्स अप डाउन कर रहे थे, उस ट्रेन को उन्होंने पटरी खोल दिया था उन लोगों ने जाकर, और जहां से उनके ब्रिटिश के सारे जितने आर्म्स एम्यूनिशन या सोल्जर्स अप डाउन कर रहे थे वो बंद कर दिया। जैसे कि कोई भी वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रास्ता का लिंक अगर तोड़ दिया जाता है तो इससे क्या होता है, सप्लाई नहीं आता। जब सप्लाई नहीं आएगा, जैसे आर्म्स, हथियार, खाना पीना, दवा दारू सभी उसी रास्ते से आता है। अगर उस रास्ते को तोड़ दिया जाता है, जैसे टोलो लिंक पे हमने देखा था कारगिल मूवी में, अगर आप देखोगे तो मालूम हो जाएगा, उसमें एक ब्रिज तोड़ने की कोशिश की जाती है। ब्रिज तोड़ लेने से क्या होता है, तोड़ देने से या उसको बम से ब्लास्ट कर देने से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, जिससे सोल्जर्स को खाना पीना, दवाई कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण गोलियां नहीं मिलती, जिसके कारण वो वॉर सरेंडर करना पड़ता है। तो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी प्रकार यहां पर भी एक ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था। तो ट्रेन डिरेलमेंट में केस में इनको अरेस्ट किया और उनको फांसी दी गई। नाम हो गया कुखोल कुंवर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कुशल कुंवर, असमीज उच्चारण में इसको हम लोग बोलेंगे कुखोल कुंवर। आगे बढ़ते हैं। Who was the only Assamese to join the salt सत्याग्रह with गांधी जी? गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह यानी जो नमक आंदोलन है, जो दांडी मार्च के दौरान असम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन पे साथ दिया था। और एक जरूरी नाम उनके साथ सरोजिनी नायडू, जो एक फेमस इंडियन इंग्लिश पोइटिस है, जो स्वाधीनता आंदोलन में वो जेल भी वो गए थे। साबरमती आश्रम से उन्होंने यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। साबरमती आश्रम टू दांडी नाम के एक छोटा सा एक सी कोस्ट टाउन है, वहां तक। तो इसका आगे क्वेश्चन हम रिलेटेड हमें मिलेगा, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। अभी देखते हैं कौन थे वो। हेमचंद्र बोरुआ ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि, और मोहम्मद तैबुल्ला, अनुराम बोरुआ, लीलाधर बोरुआ। तो यहाँ पर एक फैक्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई ट्रिक्स और रॉकेट साइंस काम नहीं करेगा। वेरी सिंपल, लीलाधर बोरुआ थे, जो ही वाज द फर्स्ट एंड ओनली Assamese फ्रॉम Assam to join the movement. Moving forward, when was the Cunningham Circular issued by the R.J. Cunningham, Director of the Public Instruction? पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर थे आरजे कनिंघम। ड्यूरिंग विच मूवमेंट? ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी आईन अमान्य आंदोलन। इस समय एक कनिंघम सर्कुलर नाम का एक सर्कुलर इश्यू हुआ था। किस लिए? क्योंकि जब
गांधी जी और नेहरू जी का पुलिस ने, ब्रिटिश ने अरेस्ट किया था 14 अप्रैल एंड 5 मई। ये दोनों नाम याद रखिए। 1930 14 अप्रैल और 5 मई, यहां पर जवाहरलाल नेहरू ऑन 14th एंड गांधी जी ऑन 5th मई वेर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, जिसके अगेंस्ट में आंदोलनकारी 6 और 14 मई को 1930 काफी सारे स्टूडेंट्स आंदोलन पे टूट पड़े और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस, ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया। तो इस बॉयकॉट को रोकने के लिए ब्रिटिश ने एक सर्कुलर जारी किया, जिस सर्कुलर का नाम हो गया कनिंघम सर्कुलर, जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं। ये क्या था? ये अनाउंस किया था ब्रिटिश ने कि अगर कोई स्टूडेंट आंदोलन में पकड़ा जाता है, आंदोलन में जाता है, ज्वाइन करता है, तो उसको स्कूल या कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, उसको किसी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार के, और अरेस्ट भी किया जाएगा। तो इस सर्कुलर को forbidding the students to take part in the civil disobedience movement of Gandhi ji, the many of the students boycotted schools and colleges. उसी को सर्कुलर को ब्रिटिश ने जो इशू किया था बाय आरजे कनिंघम, उसी को कहते हैं कनिंघम सर्कुलर इन 1930 मई 1930। ये कंप्लीटली फैक्ट है, बस फैक्ट के हिसाब से याद रखिए डेट को। Moving forward, how many followers of Gandhi ji accompanied him on Dandi March? डांडी मार्च पे कितने लोग वहां पर थे? ये कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है। 78 कंपेनियंस थे उनके साथ। ये आंदोलन जब गांधी जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ एक याद आ रहा है, अब याद ये नोट करके लिख लीजिए। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, गांधी जी वाज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बट इन 1928, याद रखिए, गांधी जी री एंटर्ड द इंडियन पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। जब 1928 में वापस आए, तभी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए थे 1930 में। सो ये 1930 में जब 12 मार्च 1930 गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ एक पद यात्रा शुरू की। ये क्या था कि ब्रिटिश ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्योंकि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस और यूज द सॉल्ट इन द इंडिया ऑन द इंडियन सीज, फ्रॉम द इंडियन सीज। तब गांधी जी ने कहा था, जमीन हमारी, देश हमारा, मिट्टी हमारी, नमक हमारा, हम क्यों ना करें। तो तब वहां से उन्होंने साबरमती आश्रम से पैदल मारकर पैदल यात्रा, करीबन 78 लोग उनके साथ थे, 78 नंबर सी आंसर, कंपेनियंस उनके साथ थे, साथ में जहां पे सरोजिनी नायडू भी थी और हमारे असम से लीलाधर बोरुबा भी थे। उसके बाद ये लोग पैदल मारकर यात्रा करके, डिस्टेंस कितना मैं आगे बताऊंगा क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। 78 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना मील था। ये मील के हिसाब से देखा जाए तो 240 मील पैदल यात्रा उन्होंने शुरू की। उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है वो भी, उसमें भी डिस्कशन करते हैं। 340 माइल्स, 240 माइल्स, 378 एंड 530, इतना तो है नहीं, 240 माइल्स गांधी जी और 78 फॉलोअर्स पैदल यात्रा करके 5 अप्रैल को वो पहुंचे। याद रखो, व्हेन डिड गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ? ये सारा क्वेश्चन सॉल्ट लॉ से कनेक्टेड है। यात्रा उन्होंने शुरू की थी 12 मार्च, नोट करके रखिए, 12 मार्च 1930 को उन्होंने यात्रा शुरू की और करीबन 78 लोग उनके साथ थे। सरोजिनी नायडू एक विशेष नाम और असम से लीलाधर बोरुबा, ये जरूरी नाम हमें याद रखना है। 78 लोग उनके साथ थे, 240 मील उन्होंने डिस्टेंस पार किया और 5 तारीख को पहुंचे और 6 तारीख को जाकर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट प्रोड्यूस किया, सॉल्ट खाए, मुंह पे लगाए और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड डिक्लेयर्ड द सेकंड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट वाज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अर्थात हम डिसओबे करेंगे, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे, डिसओबे, आइन अमान्य करेंगे, दैट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पोज करिए और लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी थोड़ा सा इधर से थोड़ा हटके फिर व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ यांडबू साइंड? यांडबू का ट्रीटी ऑफ यांडबू यानी एंग्लो बर्मिस वार, यानी जब मुआमरिया रेबिलियन के दौरान उसके जब चरम में आ गया था मुआमरिया रेबिलियन, पूर्णानंदो और बदन चंद्र बोरगोहाई दोनों के चक्कर में अपना ब्रिटिश के पास मदद लेने गए थे बदन चंद्र बोरगोहाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ब्रिटिश से सपोर्ट नहीं मिला। ब्रिटिश तो ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि असम में इतना रिसोर्सेस होगा या फिर इतना कुछ फायदा होगा। और असम पे उन्होंने एक छोटा सा जगह, थोड़े छोटे मोटे जगह पर ब्रिटिश एक्सपेंशन था, तब बर्मीज को उन्होंने बुलाया था। अब बर्मीज ने ये
असम को कब्जा करके धीरे धीरे असम के बहुत सारे एरिया को कब्जा कर ब्रिटिश एरिया को भी कब्जा कर लिया था, जिसके कारण ब्रिटिश और बर्मिस के बीच में लड़ाई हुई, जिसको हम लोग एंग्लो बर्मिस वार कहते हैं। और इस एंग्लो बर्मिस वार के बाद ही एक ट्रीटी साइन किया गया, पीस ट्रीटी, जिसको ट्रीटी ऑफ यानडबू कहते हैं, जिसके आधार पर ब्रिटिश जो बर्मिस थे वो वापस उनको खदेड़ दिया गया और असम लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस। असम अपना जो इंडिपेंडेंस है उसको खो दिया था। याद रखिए 1826, हम याद रखते हैं 1228 या जहां से अहोम साम्राज्य शुरू हुआ था, अहोम सुकाफा, और खत्म हो रहा है 1826 में, यानी ट्रीटी ऑफ यानडबू के बाद। तो 24 फरवरी 1826 Treaty of Yandabu was signed. Thus, Assam lost her independence and Assam went under the direct control of the British. British ने वहां से कब्जा मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। So that's the important point. Moving forward, which period is known as the Company Raj in Assam? यही कनेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे बीच में डाल दिया था, यानडबू वाली बात। तो यानडबू ट्रीटी ऑफ यानडबू के बाद जब 24 फरवरी 1826 में ये साइन किया गया था, तब से लेकर 1858 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 साइन हुआ था, तब तक इस दौरान असम को कंपनी राज कहा जाता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आकर इस असम को कंट्रोल कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी असम के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, इसी समय को कहते हैं कंपनी राज। और 58 के बाद तो ऑब्वियसली इंडिया कंप्लीटली वेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उसके बाद ही ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया और गवर्नर जनरल को हम लोग वाइसरॉय कहने लगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड और एंटायर इंडिया वेंट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर। और इस समय को जब ट्रीटी ऑफ यानडबू साइन हुआ और तब से लेकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 यानी 1858 यानी सिपाही विद्रोह के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज खत्म हुआ इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड आफ्टर द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857, जिसको हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं हमारे देश का। तो 1857 के जो मंगल पांडे हैं उनको फांसी देने के बाद नया कानून आया और ये नया एक्ट बना और इंडिया वॉज रूल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उस जगह पर क्या क्या किया गया, उस कानून के आधार पर द न्यू पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड विद द मोर एक्सटेंडेड पावर। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो बन गया वाइसरॉय। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया और इंडिया वॉज कंप्लीटली रूल्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इस समय को ट्रीटी ऑफ यानडबू से लेकर 1857 का रिवॉल्ट यानी 1858 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक, Assam was ruled under the Company Raj. This period was called as Company Raj. Moving forward, when was the Bengali language introduced in Assam by the British? British ने जब जैसे 18 हमने देखा है 1857 की जो कहानी है उससे जस्ट पहले, यानी जब हमने ट्रीटी ऑफ यानडबू देखा है, तब ब्रिटिश ने पूरा असम को कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश ने देखा कि असम इज अ लैंड ऑफ लाइक ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको अगर यूज करना है तो हमें अपने मुलाजिमों को लाना होगा। असम के लोगों को अभी ट्रेन करना है, ट्रेन करके फिर उनके लैंग्वेज समझाना है, समझाने के बाद अपने फायदा करना है। इससे ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल से, कोलकाता से अपने ऑलरेडी ट्रेंड जो बंगाली ऑफिसर्स है उनको उठाकर लेकर आए थे। तो इसमें क्या हुआ, एक सामाजिक चेंजेस बहुत नजर आया, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने वहां से सब बंगाली जो हाई मिडिल क्लास भी कह सकते हैं और जो हाई ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल रैंक में, यानी बड़ा ऑफिशियल पोस्ट तो कभी नहीं देते थे इंडियंस को वो, तो जो भी जो क्लरिकल पोस्ट इस प्रकार के पोस्ट को लेकर आए थे, यानी पढ़ाई लिखाने वाला काम, जिससे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए यहाँ के मिडिल क्लास असमीज सोसाइटी। आकर्षित होने के कारण क्या, ऑब्वियसली तब क्या था कि ब्रिटिश कोट पैंट शर्ट इंग्लिश, वाओ, अरे बंगाली लोग तो ब्रिटिश के साथ चल रहे हैं। ये इनको मालूम नहीं कि ब्रिटिश दोनों को शोषण कर रहे हैं, ऊपरी सुंदरता देखकर बस। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे बंगाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया था असमीज लैंग्वेज, और वहां पर लोगों के असम में, दैट्स व्हाई हम आज भी देखते हैं बंगाली मीडियम स्कूल असम में, तो इसका इफेक्ट आने शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, क्योंकि उनके मुलाजिम कौन है, बंगाली, उनके काम कौन कर रहे हैं, बंगाली। यहाँ पर असम के तब इतने एजुकेशन आगे बढ़ा नहीं था, क्योंकि हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा नहीं थे, हमारे पास प्रावधान नहीं थे, सिस्टम नहीं था।
तो क्या किया, बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया था 1837 में, 1837 में। तो ये हमें याद रखना होगा 1837 में बंगाली लैंग्वेज। कब? क्योंकि जस्ट याद रखिए ट्रीटी ऑफ यानडबू के आसपास में ये घटना सारा, उसके बाद ही ये घटना घटी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, फिर असामीज लोग जागे, असामीज लोग अपनी भाषा संस्कृति के लिए लड़े, लड़ने के बाद फाइनली दे अगेन forced the British government, and Assamese language was reintroduced in 1873, 1873। तो ये एक जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें याद रखना होगा। 1873 पे द लैंग्वेज वाज अगेन रीइंट्रोड्यूस। और ब्रिटिश का ये था कि भाषा को लेकर कहीं पर भी इन दोनों के बीच में अनबन करनी है, अनबन करके लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से क्या होता है, अगर आप असमीज और बंगाली आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी भी यूनाइट नहीं रहेंगे, यूनाइट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेनिफिटिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली। एंड द ब्रिटिश के अंदर काम करने वाले कौन है, उनके मुलाजिम कौन है, ज़्यादातर उन्होंने बंगाल से लेकर आए थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर ट्रेन कर दिया था कि ब्रिटिश आकर बंगाल में पहले घुसे, जिसके कारण यहाँ के लोग भी उसके प्रति काफ़ी आकर्षित होते लगे। तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस होना था धीरे धीरे धीरे। लेकिन एसामीज लैंग्वेज के लिए लड़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी भाषा, मातृभाषा के लिए लड़ाई की, और एसामीज लैंग्वेज वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन 1973। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एपीसीसी स्टैंड फॉर? एपीसीसी का मतलब क्या है, बेग जरूरी है, क्योंकि ये असम पे जब क्विट इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय गांधी जी का अराइवल था, तब कुछ नेता, कुछ लीडर्स असम के थे, उन्होंने सोचा कि दिस इज नॉट द पार्ट और दिस इज नॉट आवर इश्यू। हमें असम सांस्कृतिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से या फिर किसी भी प्रकार के हम लोग तैयार नहीं थे, तो हमें इस आंदोलन में जाना नहीं चाहिए। ये इनकी सोच थी। ये डर रहे थे कि कहीं अपना मेन मुद्दा से ना हट जाए। तो फाइनली बाद में ये स्प्रेड समझाया गया और असम पे एक कांग्रेस बनाया, कांग्रेस के पार्टी जो आई, उस कांग्रेस पार्टी का नाम है एपीसीसी, यानी असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ये फैक्ट है, हमें याद रखना होगा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, नॉट प्रदेश। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव मैच द कॉलम। नहीं, मैच द कॉलम पे दोबारा वही हमारा दिमाग लगाना है। मैच द कॉलम पे करना क्या है, जब ऑप्शन इस प्रकार का होना तो हमें वो दिखना है जो हमें आता है। यहाँ पर एक मेरे पास शॉर्टकट एक रास्ता है, जोरहाट सार्वजनिक सभा और अबूस यानी असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा, इसका एक वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि इसके साथ फिर वो भी कनेक्टेड है, जुनाकी एज, वो सब कनेक्टेड है, बहुत कुछ कनेक्टेड है। तो असम एसोसिएशन कब हुआ? जोरहाट सार्वजनिक सभा, अबूस एंड आहोम सभा। याद कैसे रखें? तो असम एसोसिएशन 1903, ए का नंबर 2। तब ए का नंबर 2 कहां पर है? ए का नंबर 2 बस एक ही ऑप्शन में है, बी पे। बस बी पे है तो बाकी काट दो, बाकी देखने की जरूरत नहीं। ये हो गया एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मुझे एक याद रखे तो भी आंसर काफी निकल सकता है। नेक्स्ट हो गया, अगर अभी बाकी मिला लीजिए बेग पार्डन, असम एसोसिएशन 1903, तो 1903 कहां पर है, यानी A2 कहां पर है? नंबर बी पे है। बाकी काट दो, देखने की जरूरत नहीं, समय बच गया हमारा। सो जोरहाट सार्वजनिक सभा को देखो अभी कहां पर है। उसके बाद अबूस असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा, B1 1884 जोरहाट सार्वजनिक सभा। उसके बाद C3, C यानी अबूस 3 हमारा देखिए 1893, नो आई गेस अबूस 1893, D3 होना चाहिए, D3, बेग योर पार्डन, ये D3 होना चाहिए, ये गलत हो गया आंसर, ये D होगा। और ये वाला हो गया C4, C हो गया अबूस यानी असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा, वो हो गया 88, ये होना चाहिए था C। सो दिस इज द राइट आंसर। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें तो याद भी आएगा बाद में। who was the author of the magnum opus हेमकोश? मैग्नम ओपस लिटरेरी एक्टिविटी में बहुत बड़ा एक महत्व वाला अगर कोई लिटरेरी वर्क है उसको हम लोग मैग्नम ओपस कहते हैं। और मैग्नम ओपस एक हेमकोश को मैग्नम ओपस माना जाता है, बहुत बड़ा लिटरेरी एक्टिविटी। इनका और इनका लेखक कौन है, इनके ऑथर कौन है? ऑप्शंस देखिए एक एक करके आप उसमें आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या रखा हुआ है? हेमचंद्र बरुआ,
उसके बाद है हेमचंद्र गोस्वामी, उसके बाद लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, उसके बाद चंद्र कुमार अग्रवाला। तो इन सभी में से मैग्नम ओपस जो हेमकोश है वो हेमचंद्र बोरुआ, यानी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा बोरुआ। सो एच बी हेमकोश, तो हम कैसे याद रखेंगे? हेमकोश का एच, हेमचंद्र का हेम, हेम और हेम दोनों है समान, हेमचंद्र हो गया, हेमकोश हो गया। और आगे बोरुआ का आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हेमचंद्र गोस्वामी एक नाम और एक बड़ा नाम है, तो गोस्वामी नहीं, हमें बोरुआ बोरुआ याद रखना होगा। जी और बी में बी पहले आता है तो बी को याद रख लीजिए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन इज हु वेयर द त्रिमूर्ति ऑफ जोनाकी एज इन असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिमूर्ति जोनाकी एज, जोनाकी एज की त्रिमूर्ति। यहाँ पे काफी सारा नाम मैंने मिक्स करके दे दिया, कुछ नाम तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रखता, फिर भी मैंने डाल दिया है कंफ्यूजन करने के लिए। ध्यान रखिए त्रिमूर्ति यानी तीन नाम, तीन नाम कहां पर है देखिए, याद रखने के लिए हेम लक्ष्मी चंद्र, याद रखने के लिए हेम लक्ष्मी चंद्र, लेकिन ये हेम जो है वो बोरुआ वाला नहीं है, ये गोस्वामी है। हेम लक्ष्मी चंद्र गोस्वामी कर देना, हेम लक्ष्मी चंद्र गोस्वामी, याद इस प्रकार का कोई शॉर्टकट याद रखिए। कहां पर है? हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और चंद्र कुमार अग्रवाला। तो ये हो गया ऑप्शन बी। याद रखने का प्रोसेस होगी, कैसे याद रखें? हेम लक्ष्मी चंद्र, हेम लक्ष्मी चंद्र, लेकिन गोस्वामी याद रखना, बोरुआ नहीं। सो मूविंग फॉरवर्ड, फिर मैच द कॉलम है, ये इनके जनक के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। एक साइड में आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा एसोसिएशंस के नाम और संगठन के नाम और इनके जनक। तो कैसे याद रखें? इसमें भी एक शॉर्टकट प्रोसेस है, देखिए याद रखने का तरीका। नंबर सी पे क्या है? जोरहाट सार्वजनिक सभा, स्टार्ट्स विद लेटर जे, और उस साइड में देखिए जगन्नाथ बोरुआ, जे। तो जे और जे इसको याद रखिए, जोरहाट से जगन्नाथ, यानी ये याद रखने का एक प्रोसेस, एक इजी प्रोसेस है। जे से जोरहाट, जे फॉर जगन्नाथ। तो जोरहाट सार्वजनिक सभा का क्रिएटर कौन है, फाउंडर कौन है? जगन्नाथ बोरुआ। तो जगन्नाथ बोरुआ यानी C1। अभी ढूंढिए C1 कहां पर है? C1 बस एक ही ऑप्शन में है, नंबर सी पे, सी पे C1, यानी हमारा A2 हो गया, ए असम एसोसिएशन 2 पद्मनाथ गोहाई बोरुआ। उसके बाद हो गया B3, बी कौन है? बी हो गया असम एसोसिएशन यानी मानिक चंद्र बोरुआ। उसके बाद आया D4, D4 कौन सा है? नवीन चंद्र बोरदोले कर्मवीर। नवीन चंद्र बोरदोले को कर्मवीर कहा जाता है। और कभी कभी ऑप्शन देखिए नंबर डी का, D4 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 है, इस तरह का ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो उसको ना देखकर आप करें क्या? हाँ, एक बात तो कंफर्म कर लीजिए, अगर 4 तीन जगह में है तो तीन ही में से एक आंसर है, वो लास्ट वाला को तो भूल ही जाओ, क्योंकि रिपीटेशन उन्हीं का होता है जहां पर जो आंसर होता है कंफ्यूज करने के लिए। और 4 नंबर डी को तो एकदम सीधा काट कुबड़ा के पटक दो। तो आंसर क्या बचा? बी। बी में क्या है? A3, ए कौन है? अहोम सभा। 3 कौन है? नहीं, बी, ए अहोम सभा, B1 असम एसोसिएशन, C1 हमारा करेक्ट आंसर है, C1 यानी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी A2 अहोम सभा पद्मनाथ, B3 असम एसोसिएशन यानी मानिक चंद्र बोरुआ, C1 तो ऑब्वियसली जगन्नाथ बोरुआ। तो दिस इज द वे हाउ आई डू रिमेंबर दिस आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हिच वाज द फर्स्ट नेशनल स्कूल इन असम? असम का नेशनल स्कूल नाम देखकर हमको लगेगा कि बोरदोलोई है या फिर जातीय शिक्षा परिषद है या फिर असमिया शिक्षा परिषद है, नाम देख के हमको लगेगा असम का ये होगा, नहीं, वो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पे ऊपर तिलक मेमोरियल स्कूल असम पर पहला नेशनल स्कूल है, इसको एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से याद रख लीजिए। हाँ, आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट एंड कंफ्यूजन हो, याद रखिए सारा आंसर अकॉर्डिंग टू असम स्टेट टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनके द्वारा दिया गया बुक, असम सेवा बोर्ड द्वारा दिया गया बुक के हिसाब से मैं ये सारा आंसर बना रहा हूं। मूविंग फॉरवर्ड, विच कमीशन वाज आल्सो कॉल्ड एज ऑल वाइट कमीशन? ऑल वाइट कमीशन क्यों कहा जाता था? क्योंकि लाहौर स्टेशन पे लाला लाजपत राय और कांग्रेस के कुछ ऐसे और भी यंग लोग थे, एक वो करने गए, धरना देने गए, किस लिए? क्योंकि सर साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन एक कमीशन लेकर आ रहे थे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन के लिए। तो लाहौर स्टेशन पे आ रहे थे क्योंकि इंडिया का फ्यूचर के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही थी, और वहां पे एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे, व्हाइट थे, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी ने आवाज उठाई, कहा कि ये साइमन कमीशन नहीं है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन नहीं है, ये कमीशन हो गया ऑल वाइट कमीशन। याद रखिए कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे, जिसके कारण इन्होंने ये ऑल वाइट कमीशन नाम दिया गया।
और उस जगह पर ब्रिटिश ने लाठीचार्ज किया, जिसके दौरान लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी को सिर पर डंडा मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण ही सरदार भगत सिंह ने अपने आप को असेंबली में एक ब्लास्ट किया था, यानी वो भी नॉन इफेक्टिव बॉम्ब, इस तरह का बॉम्ब लेकर सिर्फ आवाज होने वाली बॉम्ब को ब्लास्ट करके अपने आप को अरेस्ट करवाया, ताकि कोर्ट में जाकर वो अपनी दलीलें अपनी बातों के दौरान साथ पूरे भारतवासियों को इन्फॉर्म कर सकें कि वो क्या कर रहे हैं और ब्रिटिश उनके खिलाफ क्या कर रही है। क्योंकि उस समय कोई इंटरनेट भी नहीं था, उस समय कोई हमारे पास दूसरा सोर्स भी नहीं था, एकमात्र सोर्स था न्यूज़पेपर, जो सिर्फ हमें मिल सकता था कोर्ट ऑफ लॉ पे, जिसके कारण भगत सिंह ने अपने आप को वहां पर पकड़वाया। मूविंग फॉरवर्ड, अरेंज दिस इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ये हमको अरेंज करना है कि पहली घटना कौन सी घटी, उसके हिसाब से। इनमें से अगर मुझे एक भी मालूम है, डे ऑफ डिलीवरेंस एंड क्रिप्स मिशन, उसके बाद आया डिमांड फॉर पाकिस्तान और गांधी आर्विन पैक्ट। इसको अगर हम लोग याद रखें तो गौर से देखिए, क्रिप्स मिशन जो 1942 यानी उसके दौरान आया, जब क्या कहते हैं अपना क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो क्रिप्स मिशन को याद अगर हम लोग है 1942, यानी नंबर 2 हो गया लास्ट में। तो कौन कौन जगह पर नंबर 2 है, बी पे और नंबर डी पर, यानी ए और सी को काट दो, अभी कंपटीशन इन दोनों को बीच में है। तो उसके बाद देखें 4 नंबर 1 पे है, यानी 4 क्या है, गांधी आर्विन पैक्ट। सबसे पहले हुआ गांधी और आर्विन पैक्ट, यानी चार्ल्स आर्विन के साथ गांधी जी का पैक्ट हुआ था। कब ये हुआ था, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जेल में थे। चार्ल्स आर्विन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी के सिग्नेचर लेने आए थे, जब गांधी जी ने कुछ 11 पॉइंट्स रखे थे, डिमांड्स, जैसे बहुत सारे डिमांड्स था, जैसे रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल दिस वन लीडर्स एंड द अदर वर्कर्स ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम द जेल, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिमांड्स रखा गया था। जिनमें से एक डिमांड ये भी रखने के लिए कहा गया था गांधी जी को कि जाकर बोलो कि आप साइन तब तक नहीं करेंगे जब तक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को रिहा ना कर दिया जाए। तो इस बारे में रियल स्टोरी पता नहीं क्या है, गांधी जी ने क्यों इसके बारे में नहीं कहा, ये हमें मालूम नहीं। बस एक बात पूछी, क्या उनको रिलीज कर सकते हैं, जबकि गांधी जी के पास बहुत ज्यादा पावर था उस समय, कि अगर वो फोर्स करे कि मैं साइन तब तक नहीं करूंगा जब तक इन तीनों को नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसे बोलते तो ब्रिटिश वो हो जाता, क्योंकि ब्रिटिश को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी का सिग्नेचर लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहला फेल हो चुका था। उनको क्वीन के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए पास कुछ नहीं था ब्रिटिश के पास। तो ये बहुत आसान काम था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने बिन कुछ बोले ही सिग्नेचर कर दिया एक स्टेटमेंट के साथ ही, जब ब्रिटिश ने मना कर दिया। ब्रिटिश डरे हुए थे कि कहीं वो मांग ना ले, और ब्रिटिश को ये भी मालूम था भगत सिंह अगर जेल से बाहर निकला तो आंदोलन और हमारी इंडिपेंडेंस 1947 नहीं, उसी समय हो जाना था, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो चुका था, जवान बाकी बाहर आ चुके थे। लेकिन क्या थी, क्या घटना है, ये तो आई कैनॉट कमेंट, बिकॉज इसका कोई मेरे पास रिटन प्रूफ और एविडेंस नहीं है कि गांधी जी ने क्यों नहीं किया। तो हमारे पास भी कोई, किसी के पास भी नहीं है एविडेंस। तो बस इतने मानकर चलते हैं कि उस समय चार्ल्स आर्विन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। वो हुआ था 1930, यानी उस समय जब भगत सिंह, राजगुरु वाली घटना। मैंने इसलिए कहा ये घटना ताकि आपको आंसर याद रहे। तो डी आया, उसके बाद आया डे ऑफ डिलीवरेंस एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये दोनों एक साथ हैं। एक बहुत मतलब खतरनाक बात है, डे ऑफ डिलीवरेंस के बारे में अगर जानना है तो हम जान सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तब डिमांड्स काफ़ी कुछ आया था यहाँ पर, कि इंडियन सोल्जर्स शुड टेक पार्ट इन द वार फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश के लिए वार पे लड़े। और उस समय गांधी जी और नेहरू ये लोग थे उसके खिलाफ, नाजी के खिलाफ। तो उन्होंने ब्रिटिश के साथ बोला कि अगर हमारे सोल्जर्स आपके साथ लड़ेंगे तो हमें रिटर्न में कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। जबकि ब्रिटिश ने कहा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता, फिर सिर्फ हम लोग नहीं दिया जा सकेगा, मतलब डिमांड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो गांधी जी नहीं माने, वो नहीं करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में। तो नाजीज और हिटलर के खिलाफ तो थे, लेकिन ब्रिटिश के साथ आ गए और इंडियन सोल्जर्स गए। तो लाइक ये बड़ा सरप्राइजिंग इंसिडेंट था कि जब 1939 पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, इंडियंस ने काफ़ी डिमांड किया गांधी जी और उन्होंने कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए, तभी हमारे सोल्जर्स जाएंगे। और पैसे कैसे ब्रिटिश की इस चाल पर वो फंस गए, मान भी गए कि हमें विंस्टन चर्चिल उस समय वहाँ का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। बड़ा दुख लगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे 1942, वो भी फेल हो गया, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया।
तो क्रिप्स मिशन के फेल के कारण तो हमें वहाँ पर एक ड्राफ्ट चाहिए था गांधी जी को कि ऐसा डिक्लेरेशन हो कि इंडिया वुड बी कंप्लीटली फ्री इफ इंडियन सोल्जर्स टेक पार्ट इन द वॉर फॉर द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट द जर्मन। बट उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी भी आगे बढ़ रहे थे, तो पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि ब्रिटिश नहीं माने, जिसके कारण बहुत सारे कांग्रेस लीडर धीरे धीरे रिजाइन करने लगे। तो ये जो रिजाइन हुआ ना, रेजिग्नेशन 1939 से शुरू हुआ, बहुत सारे क्या कांग्रेस लीडर्स, तो बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्ट वहां पर आया जब कांग्रेस, जिसको मुस्लिम लीग बोलती है कि ये हिंदू पार्टी है, इन्होंने जब डिक्लेयर किया कि हम रिजाइन करेंगे, इस बात को लेकर द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स वाज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग खुश हो रहे थे, दे सेलिब्रेटेड। और उस डे को उन्होंने, यानी दिसंबर 22 1939, जब काफी सारे इंडियन ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो वहां के मुस्लिम लीग के लीडर्स क्या बोला, दे सेलिब्रेटेड द डे एज डे ऑफ डिलीवरेंस। और उसी समय 1939 22 दिसंबर, इसको लिख के रखिए, डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग। ये बोलकर उन्होंने लाहौर पे एक मुस्लिम लीग की मीटिंग हुआ अंडर द मोहम्मद अली जिन्ना, और उस लाहौर सेशन में उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस देकर एम्फेसाइज किया, डिक्लेयर किया टू नेशंस थ्योरी, यानी मुसलमानों का अलग देश, मुसलमानों का अलग देश 1940 में, यानी डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 लिख लीजिए, डे ऑफ डिलिबरेशन 22 दिसंबर 1939। उसके बाद क्रिप्स मिशन और गांधी अर्विन पैक्ट, गांधी अर्विन पैक्ट 1930 और क्रिप्स मिशन 1942, यानी D4 और 4A, यानी 4 सबसे आगे आया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस ईयर को लिखकर आप सोचिएगा तो आपको आराम, मतलब क्लियर पिक्चर मिल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म्ड इन द मार्च 1942 इन टोक्यो। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बाद में जाकर बने आजाद हिंद फौज, तो ये बाद में बने। तो जापान में जो हमारे सोल्जर्स थे, अरेस्टेड थे, जो मलाय नाम के जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे, जापान के सामने सरेंडर किया मलाय नाम के एक आइलैंड पे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस सरेंडर्ड सोल्जर्स को जापान ने अरेस्ट करके रखा था। और उसी समय गांधी क्या नाम था अपना, सुभाष चंद्र बोस जी अपने घर में कलकत्ता में होम अरेस्ट में थे, अपने ही घर में अरेस्ट, यानी घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। किसी तरह उन्होंने वहां पर भेष बदलकर सब्जी वाला ना दूध वाला बनकर वहां से किसी तरह वो निकल कर चकमा देकर वहां से करते 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 वो जर्मन पहुंच गए और हिटलर के पास जाकर उन्होंने हेल्प मांगा। तब हिटलर ने सोचा कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, जो होम अरेस्ट में था, वॉर के दौरान जो दुनिया हिटलर से डर रही थी, उस हिटलर के घर में जाके पहुंच गया वो। तो फाइनली इसको लेकर सुभाष चंद्र बोस पहुंचने से पहले ही वहां पर जो इंडियन सोल्जर्स जो अरेस्टेड थे उनको लेकर एक इंडिपेंडेंस लीग बनाया गया अंडर द रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, वो प्रेसिडेंट थे उस समय, ही वाज द प्रेसिडेंट एंड ही क्रिएटेड दिस वन। एंड उसको क्रिएट करने वाले, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू, एंड हु वाज द क्रिएटर ऑफ आजाद हिंद फौज। हमारा दिमाग में आएगा सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर गांधी जी। ऑब्वियसली गांधी जी का नाम तो यहाँ से काट ही दीजिए, क्योंकि ये तो पूरा खिलाफ ही थे। वो बोल रहे थे कि चरमपंथी है, गरम दिमाग है, ये लोग उग्रवादी हैं, गलत हैं, ऐसे बोल रहे थे वो। इसका स्टेटमेंट है, वीडियोस बहुत सारे हैं, गांधी जी ने कहा था। तो एनीवेज, सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे पहले आएगा आजाद हिंद फौज का नाम देकर। आजाद हिंद फौज में पहले इंडिया इंडिपेंडेंस लीग विच वाज क्रिएटेड बाय द लीडर ऑफ दो सोल्जर्स हु सरेंडर्ड टू द जापानीज, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो जापानीज के सामने सरेंडर किया था मलाय नाम के एक आइलैंड पे, जिनको जापान पे रखा गया, जापानीज ने ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तब रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बनकर उसका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना। बाद में जब जर्मन पहुंचे सुभाष चंद्र बोस को, वहां से प्लेन से यहाँ भेजा गया, कहाँ, जर्मन से जापान, और जापान में जाकर उनको जो वेलकम किया, तभी वहां के सोल्जर्स ने, सुभाष चंद्र बोस ने रास्ता साफ करके सुभाष चंद्र बोस जी को रास बिहारी बोस के जगह पर प्रेसिडेंट बनाया। एंड दैट मूवमेंट टर्न इनटू आजाद हिंद फौज बाद में। यानी उसका क्रिएटर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह वाज द क्रिएटर ऑफ दैट फौज, जिसका नाम अलग पड़ा आजाद हिंद फौज। और उसी जगह पर प्यार से सभी सोल्जर्स ने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रखा नेताजी, और उन्होंने स्लोगन दिया
जय हिंद। तो जय हिंद का स्लोगन इसी आजाद हिंद फौज यानी जापान से उठी पहले ये आवाज, और नेताजी का नाम नेताजी पड़ा, सोल्जर्स ने बुलाया उसी जगह पर। तो दैट वाज द सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के बारे में। कैप्टन मोहन सिंह इट इज द राइट आंसर। तो देख लीजिएगा आगे। हाँ, लेकिन लीडर के हिसाब से आए कौन? क्रिएटर थे। क्रिएटर इज कैप्टन मोहन सिंह, द लीडर वाज ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड। अगर अच्छा लगा तो जरूर डू कमेंट, एंड अगर कोई गलत आंसर हुआ तो जरूर मुझे वो कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको ब्रश कर सकूं, ब्रशअप कर सकूं, दोबारा सीख सकूं, समझ सकूं। और ये ज़्यादा सबका सब एक्सप्लेनेशन में अकॉर्डिंग टू असम टेक्स्ट बोर्ड के हिसाब से दे रहा हूँ। असम बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, इसलिए असम टेक्स्ट बोर्ड के हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो आई होप अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, डू कमेंट। योर शेयर्स एंड लाइक्स एंड कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स gives us vibes and motivation to go for the more videos and videos. Very simple. So thank you for the time. Have a great day and wish you all the luck for the examination.